तो चलिए आज भारत के आर्थिक सफर को समझते हैं, लेकिन जरा एक नए नजरिए से। सोचिए, 1947 में भारत एक देश नहीं बल्कि एक नया नया स्टार्टअप था। और बस इसी हौसले के साथ एक राष्ट्र बनाने की कहानी शुरू हुई। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सपने को हकीकत में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो बात कुछ ऐसी है, 1947 में भारत एक ऐसे स्टार्टअप की तरह था जिसके पास करोड़ों कर्मचारी तो थे, मतलब हमारे नागरिक, लेकिन जेब में ना तो कोई खास पूंजी थी और ना ही कोई बुनियादी ढांचा। अब इतने बड़े स्टार्टअप को चलाने के लिए एक सॉलिड बिजनेस प्लान तो चाहिए ही था, है ना? और बस यही बिजनेस प्लान थी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। तो इस पूरे सफर में हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक देश ने अपनी तकदीर खुद लिखी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले ब्लूप्रिंट से। भाई, कोई भी प्लान बनाने से पहले ये तो तय करना पड़ेगा ना कि आखिर बॉस कौन होगा। तो इस स्टार्टअप को चलाने के लिए 2 बड़ी संस्थाएं बनी। एक थी योजना आयोग, जो मान लीजिए कोर टीम थी। इसका काम था बिजनेस प्लान बनाना। लेकिन असली पावर थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। ये एक तरह का बड़ा शानदार चेक एंड बैलेंस सिस्टम था, जिससे ये पक्का होता था कि केंद्र और राज्य मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। तो भाई बॉस तय हो गए और पहला कदम उठाया गया। लॉजिक बहुत ही सीधा साधा था। एक ऐसा देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ है और जहां करोड़ों लोग भूखे हैं, उसकी पहली प्राथमिकता खाना और खेती ही तो होगी। इसीलिए पहली योजना का जो मॉडल था, जिसे हेरोड डोमर मॉडल कहते हैं, वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर ही फोकस था। और हाँ, इस मुश्किल से नाम को याद रखने के लिए ये रही हमारी पहली देसी ट्रिक। बस इतना याद रखना है, किसान ने अपने खेत में हरा भरा डामर बिछा दिया। हरा भरा से हो गया हेरोड और डामर से डोमर। है ना कमाल का जुगाड़? ठीक है, तो जब पेट थोड़ा भर गया तो देश को ये एहसास हुआ कि सिर्फ खेती के सहारे दुनिया की रेस में नहीं दौड़ा जा सकता। अब वक्त था एक बड़े इंडस्ट्रियल दांव का। दूसरी योजना में फोकस खेतों से हटकर सीधा फैक्ट्रियों के धुएं पर आ गया। और इसके पीछे दिमाग था पीसी महालनोबिस का। उनका विजन बड़ा साफ था कि हमें सिर्फ चीजें नहीं बनानी है, बल्कि उन चीजों को बनाने वाली मशीनें भी खुद बनानी है। तभी तो हम लंबे समय तक आत्मनिर्भर बन पाएंगे। लेकिन भारी उद्योगों के लिए तो चाहिए था भारी भरकम पैसा और टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास थी नहीं। और यहीं से शुरू होता है असली कूटनीतिक खेल, जिसे याद रखने की मास्टर ट्रिक है भीरू राज दुबे। भीरू यानी भिलाई बना रूस की मदद से, राज यानी राउरकेला बना जर्मनी की मदद से, और दुबे यानी दुर्गापुर बना ब्रिटेन की मदद से। मतलब भारत ने उस कोल्ड वॉर के जमाने में बड़ी बड़ी ताकतों के बीच गजब का बैलेंस बनाया और अपने देश में इंडस्ट्री खड़ी कर दी। शुरुआती 10 साल तो काफी अच्छे निकले, लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही मुश्किल मोड़ आया। तीसरी योजना को आज तक की सबसे बड़ी फ्लॉप माना जाता है, और ये स्लाइड बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। एक के बाद एक 3 जबरदस्त झटके लगे। 1962 का चीन से युद्ध, 1965 का पाकिस्तान से युद्ध और 1966 का भयंकर सूखा। इन तीनों ने मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। इन झटकों का असर इतना गहरा था कि अगले 3 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना ही नहीं बन पाई। इसे योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा गया। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। तो देखते हैं कि भारत ने इस संकट से वापसी कैसे की और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से कैसे हासिल किया। और चौथी योजना के साथ भारत ने जो वापसी की, वो जबरदस्त थी। ये वो दौर था जब भारत सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा था, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा रहा था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसरो की स्थापना और पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा। सोचिए, जो देश कुछ साल पहले तक अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, वह अब अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में अपनी धाक जमा रहा था। इसके बाद आई 5वीं योजना, जिसका नारा आज भी लोगों को याद है, गरीबी हटाओ। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये इकलौती ऐसी योजना थी जो राजनीतिक उठापटक के कारण अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई और 4 साल में ही इसे खत्म कर दिया गया। 5वीं योजना के अचानक खत्म होने के बाद एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया गया। 5 साल के फिक्स्ड प्लान की जगह एक नया रास्ता आजमाया गया। इसे कहा गया रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। आइडिया तो बहुत अच्छा था कि हर साल योजना को रिव्यू करो और जरूरत के हिसाब से बदलते रहो।
लेकिन भारत जैसी विशाल और जटिल अर्थव्यवस्था के लिए हर साल नए सिरे से प्लानिंग करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिरदर्द बन गया, और ये प्रयोग ज्यादा दिन चल नहीं पाया। 1980 के दशक में वापस पंचवर्षीय योजनाओं के ट्रैक पर तो आ गए, लेकिन 90 का दशक एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने भारत की आर्थिक कहानी ही बदल कर रख दी। अब वक्त था दुनिया के लिए दरवाजे खोलने का। ये टेबल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के ठीक बाद आई 8वीं योजना एक जबरदस्त हिट साबित हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद आने वाली 9वीं योजना बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह भारत के अंदर नहीं बल्कि बाहर थी। 1997 का एशियाई वित्तीय संकट, इसने हमें एक बड़ा सबक सिखाया कि ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने के फायदे हैं तो कुछ जोखिम भी हैं। नई सदी की शुरुआत के साथ योजना बनाने का नजरिया भी बदलने लगा। अब बात सिर्फ ग्रोथ के आंकड़ों की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि उस ग्रोथ का फायदा समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े इंसान तक कैसे पहुंचे। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि हमारी सोच कैसे विकसित हुई। देखिए, 10वीं योजना का नारा था सिर्फ तेज विकास। 11वीं में इसमें एक शब्द जुड़ा, समावेशी यानी इंक्लूसिव, और 12वीं योजना तक आते आते एक और शब्द जुड़ गया, धारणीय यानी सस्टेनेबल। ये दिखाता है कि विकास को लेकर हमारी समझ कितनी गहरी और परिपक्व हो गई थी। और फिर साल 2015 में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ। 65 साल से चले आ रहे योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक नई संस्था ने ले ली, नीति आयोग। और इसके साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो सवाल उठता है कि इस बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? देखिए, योजना आयोग का जो टॉप डाउन मॉडल था, मतलब दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक ही प्लान बना देना, वो अब पुराना पड़ चुका था। भारत के राज्य अब खुद आर्थिक पावर हाउस बन रहे थे और सबकी जरूरतें अलग अलग थीं। नीति आयोग को एक थिंक टैंक की तरह बनाया गया, जो राज्यों को आदेश नहीं देता बल्कि उनके साथ पार्टनर की तरह काम करता है। ये एक कठोर सिस्टम से एक लचीले और सहयोगी सिस्टम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पे लाकर खड़ा करता है, पंचवर्षीय योजनाओं के बिना भारत का आर्थिक भविष्य ज्यादा लचीला है या ज्यादा अनिश्चित? क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें आज की तेज रफ्तार दुनिया में आगे बढ़ने की ताकत देती है, या फिर हमने एक जरूरी अनुशासन खो दिया है? इस पर सोचना तो बनता है।